ईयर क्वेश्चन कर लिए थे, तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन किसी लाइन का वही होता है जो वेक्टर के लिए होता है। एबीसी डायरेक्शन रेशियो, एलएमएन डायरेक्शन कोसाइन, अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल, सेम रिलेशन फॉलो होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या चीज देखी थी, ये सारे कुछ जनरल क्वेश्चन जो हमने देखे थे, इस पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूं फिलहाल मैं सीधे सीधे आ जाता हूं इक्वेशन ऑफ लाइन पे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन दो कंडीशंस में हमने देखी थी, जब एक गिवन पॉइंट से पास हो रही है और एक गिवन वेक्टर के क्या है पैरेलल। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, ये वाला फॉर्म वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। यहां वेक्टर आर क्या होता है, क्या होता है, एक्स आई वाई जे और जेड के। ये क्या बताता है, उस लाइन में कोई भी पॉइंट का, रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, समझ गए ना। और वेक्टर ए क्या है, गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और वेक्टर बी क्या है, उस लाइन के पैरेलल वेक्टर। क्या ये सबको क्लियर हो गया। और इसी का कार्टेशियन फॉर्म कन्वर्जन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। x1 y1 z1 क्या है, पॉइंट, और एबीसी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट लाइन। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट आते हैं, ये हमने कुछ सिंपल क्वेश्चंस देखे थे। इसके बाद जो दूसरी चीज याद रखनी है वो है 2 पॉइंट फॉर्म। अगर कोई लाइन दो गिवन पॉइंट से पास होती है तो उसका कार्टेशियन फॉर्म बस याद रखो। क्या होता है कार्टेशियन फॉर्म, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, सो ऑन। ये जो डिनोमिनेटर बनेगा x2 माइनस x1, ये क्या होगा, x2 माइनस x1 को क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियोज। यही ए बी सी है, समझ में आया ना। चलो ये दूसरी चीज जो आपको याद रखने की थी। आगे बढ़ते, तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो है एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का सिंपल फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट बी अपॉन सॉरी b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। और b1 b2 क्या होते हैं, वेक्टर b1 और वेक्टर b2 क्या होते हैं, दोनों लाइन के पैरेलल वाले वेक्टर, और उसके कंपोनेंट को a1 b1 c1 a2 b2 c2 को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, सेम प्रपोर्शन में होंगे, a1 by a2 is equal to b1 by b2 and so on। और अगर परपेंडिकुलर है तो a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 क्या होगा, 0। क्या ये क्लियर, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, नहीं तो ये वाला बेटर है। ओके हटा दो इसको। ये तीसरी चीज जो आपको याद रखने की थी जो अभी मैंने बताया। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान में रखना है, ये वाला फॉर्मूला, क्या ये डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। कई बार ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी है, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्यू लाइंस, ये भी ध्यान में रखना है, जो पैरेलल भी नहीं होती, इंटरसेक्टिंग भी नहीं होती है, समझ में आया। ओके तो इसका फॉर्मूला होता है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये इसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है वो है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अच्छा कैसे पहचानोगे कि कोई दो लाइंस पैरेलल है या नहीं, जैसे ये दोनों लाइंस गिवन है, कैसे पहचानोगे पैरेलल है कि नहीं, रेशियो सेम प्रोपोर्शन में होने चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज। तो वेक्टर b1 वेक्टर b किसे लेंगे, पहले वाले को या दूसरे वाले को, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये जो वेक्टर b जो फॉर्मूले में यूज होता है, ये पहले वाले को लेना है या दूसरे वाले को, किसी को भी लेके बना सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, बट इजी वाले को ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या ये क्लियर। आगे बढ़ते, और कुछ है क्या इसमें याद रखने लायक, नहीं और कुछ नहीं है, बस यहीं पर खत्म है। अब मैं सीधे सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आता हूं। तो हमने कई सारे तो ऑलरेडी कर लिए थे, अब आगे बढ़ते हैं जो हमने नहीं किए थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 35 है, मेरे ख्याल से ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पीडीएफ में मैंने सेंड कर लिया, उसको देख लेना। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जल्दी। Find the value of b so that this line and this line are intersecting lines. ये दोनों लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग। अब आपको दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए, अगर कोई दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उनमें एक पॉइंट क्या होगा, कॉमन। और ये जो कॉमन पॉइंट होगा उसे मैं मान लेता हूं एक्स वाई और क्या है, जेड। क्या ये समझ में आया।
तो सबसे पहले ना ये वाली लाइन से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? उसको इज इक्वल टू क्या कर दो, लैम्डा कर दो। ऐसा हमने पिछली क्लास में किया था ना। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 2 लैम्डा प्लस 1। क्या ये सबको क्लियर हो गया कैसे आ रहा है? वाई की वैल्यू ऐश्वर्या बताओ जल्दी क्या आएगी? तू नाम बदल लिया? हाँ, जेड की वैल्यू क्या आएगी बताओ? 4 लैम्डा प्लस 3। क्या ये क्लियर है सबको? 3 लैम्डा प्लस बी होगा ना? क्या ये क्लियर है सबको? हाँ, सेकेंड वाली लाइन की इक्वेशन से फिर से एक्स वाई जेड निकालना है, तो उसको इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम यहां पर? म्यू। क्या ये क्लियर? बताओ एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहां पर से? 5 म्यू प्लस 4। क्या ये क्लियर सबको? y और z की वैल्यू भी जल्दी जल्दी लिखो अपनी कॉपी में। टू म्यू प्लस 1 और z की वैल्यू म्यू। क्या यहां तक क्लियर है सबको? ओके, अब ये दोनों लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है तो यहां पर x की वैल्यू दोनों की सेम होगी। तो यहां पर दोनों के x कोऑर्डिनेट को आपस में इक्वेट कर देते हैं। तो 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 4। ऐसा ही होगा। इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बनाओ तो 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3। और ये मिल गया आपका इक्वेशन नंबर 1। क्या ये समझ में आया सबको? अब y वाले को इक्वेट करके दूसरी इक्वेशन बनाओ तो 3 लैम्डा प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 म्यू प्लस 1। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब z वाले को इक्वेट करके इक्वेशन बनाओ तो क्या हो जाएगा? ये 4 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल्स टू म्यू। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा? ये 4 लैम्डा, अच्छा नहीं इसको ऐसे ही रहने देते, समझो इसको ऐसे ही रहने देते थर्ड इक्वेशन को। ठीक है, अब हमारे पास 3 इक्वेशन है। ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें? फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। बी की वैल्यू, तो बी कौन सी इक्वेशन में आ रहा है? सेकंड। तो बी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? लैम्डा और म्यू। वो हम कहां से निकाल सकते हैं? इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 से। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन लगाओ और बताओ क्या आएगा? म्यू और लैम्डा। सब्स्टिट्यूशन मतलब यहां म्यू की जगह पे उसकी वैल्यू रख देना, ये वाली। तो जगह 2 लैम्डा माइनस 5, म्यू की जगह पे आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3। सॉल्व करके जल्दी बताओ क्या आ रहा है? लैम्डा लैम्डा की वैल्यू -1 आ रही है। तो ये 2 लैम्डा माइनस 20 लैम्डा माइनस 15 इज इक्वल टू 3। इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा -18 लैम्डा इज इक्वल टू 18। यू विल गेट लैम्डा इज इक्वल्स टू -1। चेक और कंफर्म। ये आया क्या? अब लैम्डा से म्यू निकालो, बताओ म्यू कितना आ रहा है? म्यू भी आएगा -1। सीधे इक्वेशन 3 में लैम्डा की जगह पे रख दो, म्यू मिल जाएगा। अब बी की वैल्यू निकालो। -3 + 2 इज इक्वल टू 1 माइनस बी। -1 इज इक्वल टू 1 माइनस बी। बी की वैल्यू 2 आ गई क्या? ओके, बी इज इक्वल टू 2। स्टिल ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, यहां तक का हमने स्टेटमेंट कंप्लीट किया था। इसके बाद क्या लिखा है? ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन्स। ये अब तुम लोग सोचो और बताओ कि क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स वाई जेड कैसे मिलेगा? ये सारी वैल्यू जो हमने निकाली ना, लैम्डा
लैम्डा की वैल्यू यहां पर पुट कर दो या म्यू की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, म्यू पुट कर दो इसमें तो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो बताओ एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा -1, वाई कितना आ जाएगा, वाई भी आएगा -1 और z कितना आ जाएगा -1। दैट्स इट, हो गया। क्या ये सबको क्लियर है? हटा दूं क्या मैं? अच्छा मान लो अगर आपसे पूछा होता कि ये जो फर्स्ट वाली लाइन है, ये जो फर्स्ट वाली लाइन आपको दिख रही है, ये कौन कौन से पॉइंट से पास हो रही है, बताओ कोई भी 2 पॉइंट बताओ जहां से वो पास हो रही है, कोई भी 2 ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ जिनसे वो वाली लाइन पास हो रही है, तो कौन कौन से हैं वो? एक पॉइंट तो ये है जो हमने निकाला, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट कौन सा है, ये 1, और क्या हो जाएगा बी, और क्या हो जाएगा 3। तो जो भी बी की वैल्यू है, बस कॉमन सेंस यूज करना है, समझ गए ना ये? ओके, ये हटा दो फिर मैं। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करो। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम whose vertices are A, B, C and D respectively। तो सबसे पहला काम करो, एक पैरेललोग्राम बना लो, एक पैरेललोग्राम बना लो, फिर बाद में सोचते रहना कि क्या करना है। ठीक है, ये सब चीजों के मार्क्स मिल जाएंगे, पता चला तुम एकदम फाइनल। कई बार क्या सोचते हैं पता है बच्चे, कि मैं क्वेश्चन पढ़ूं और मेरे को आंसर पता चल जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, हमें एक साथ में नहीं पता चलता, तो करते जाओ, हो सकता है बीच में मिल जाए आंसर, ना भी मिले तो स्टेप मार्किंग तो मिल जाएगी ना। तो पहले हमने बना लिया पैरेललोग्राम, ओके। अब आपको बोल रहा है इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब बताओ हमें किसकी इक्वेशन निकालनी है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। तो ए बी का मैं बता रहा हूं, बाकी तुम लोग बताना। ए बी का कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करूंगा। तो ए बी का मुझे डायरेक्ट चाहिए, ठीक है, तो मैं ये लिख रहा हूं x माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब कितना आ जाएगा -2, y माइनस 7 अपॉन y2 माइनस y1 तो कितना हो जाएगा -4, z माइनस z1 तो z माइनस 8 अपॉन z2 माइनस z1 तो कितना हो जाएगा -4। समझ में आया? सबको क्लियर ना? अगर इसे x1 y1 z1 और इसे x2 y2 z2 लेते तो भी सही होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये मिला ए बी का। अब इसके बाद सी डी का निकालने के लिए आपको दोबारा ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि ए बी और सी डी दोनों क्या है, पैरेलल। तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो मतलब दोनों का डिनोमिनेटर क्या आएगा, सेम। समझ गए ना? तो डिनोमिनेटर नहीं निकालना है, सिर्फ ऊपर वाला टर्म x माइनस x1 निकालना है। तो इसको ले लेते, तो पहला वाला क्या आ जाएगा x माइनस 1, दूसरा वाला क्या आ जाएगा x माइनस सॉरी y माइनस 2, और तीसरा हो जाएगा z माइनस 5। क्या ये समझ में आ गया? अब सिमिलर तरीके से मुझे BC का इक्वेशन निकाल के जल्दी से बताओ। अच्छा x1 y1 z1 किसे ले रहे हो सारे बच्चे, किसे किसे ले रहे हो? बी इसको ले रहे हो x1 y1 z1, ओके, और इसे ले रहे हो x2 y2 z2।
ठीक है। हाँ, तो क्या आ रहा है सबसे पहली टर्म? x -2 अपॉन क्या? -3, y -3 अपॉन -5, और तीसरा वाला z -4 अपॉन -3। ओके, क्या ये हो गया सबका? ये किसका निकल गया? BC का। फिर सिमिलर वे में आप क्या निकाल सकते हो? AD का। जल्दी से लिख लो अपनी कॉपी में, फिर आगे करते हैं। आ गया क्या? अब मैं क्या किया, पैरेललोग्राम थोड़ा सा बदल दिया, एक्चुअली क्वेश्चन की डिमांड थी। आगे अगर पढ़ोगे तो समझ में आएगा। यहां तक हो गया सबका? इसके बाद क्या लिखा है? ऑल्सो फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन CD। तो ए से जब परपेंडिकुलर बनेगा CD पे, तो आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट पता लगाना है। क्या ये समझ में आ गया सभी को? है ना? अब वो एक्चुअली वैसा बना दिया था, इसलिए समझ में नहीं आ रहा था परपेंडिकुलर। तो अभी क्लियर है ना क्या निकालना है? हाँ, अब कैसे निकालेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट? एक्चुअली ये 3 वेरिएबल आ रहे हैं, इसलिए इसमें प्रॉब्लम जाएगा। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को ना हम एक काम करते हैं, x1 y1 z1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहां पर हम इसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, ये वाले पार्ट का A, और इसको मान लेता हूं मैं P। AP का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो बताओ क्या होगा AP का डायरेक्शन रेशियो? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AP। तो x1 -4, और दूसरा क्या आ जाएगा? y1 -7, और तीसरा क्या आ जाएगा? z1 -8। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? अब जो AP का डायरेक्शन रेशियो होगा और CD का जो डायरेक्शन रेशियो होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। तो CD का आपने ऑलरेडी डायरेक्शन रेशियो निकाल रखा है, वो कितना आया था? -2, -4 और -4। तो ये और ये, इनका डॉट प्रोडक्ट हम क्या ले लेंगे? 0। लिखो और इक्वेशन बनाओ, क्या आएगी? -2 इंटू x1 -4 -4 इंटू y1 -7 -4 इंटू z1 -8, दैट इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन निकाल के बताओ क्या आ रही है? आई क्या इक्वेशन? ये समझ में आया ना मैंने क्यों ऐसा किया है? खुशबू नहीं आया? खुशबू देखो, यहां पर ना CD का डायरेक्शन रेशियो मुझे पता था, और AP और CD एक दूसरे के परपेंडिकुलर है।
तो मैंने एपी का डायरेक्शन रेशियो निकाला। डायरेक्शन रेशियो मतलब A1 B1 C1, समझ गए ना। और CD का डायरेक्शन रेशियो क्या है, A2 B2 C2, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जैसे मैंने बताया अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये क्या होता है, 0। क्या ये क्लियर हो गया। तो A1 B1 C1 ये था AP वाले डायरेक्शन रेशियो। A2 B2 C2 तो जो CD के वो परपेंडिकुलर है तो CD के डायरेक्शन रेशियो। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ये किया मैंने, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल्स टू 0। अभी समझ में आया। इक्वेशन बताओ क्या आ रही जल्दी से। -2x1 प्लस 8 -4y1 प्लस 28 -4z1 प्लस 32 इज इक्वल टू 0। क्या ऐसा आया सभी का। अब सारी कांस्टेंट टर्म को ऐड कर दो, ये और ये कितना होगा इन सबका एडिशन, 68। तो यहां पर आ गया 68 और सारी नेगेटिव टर्म्स उधर भेज दो। तो 2x1 प्लस 4y1 प्लस 4z1 ऐसा ही हो जाएगा। और क्या सिंप्लीफाई कर सकते, टू कॉमन लेके काट देंगे। तो क्या बन जाएगी फाइनल इक्वेशन, x1 प्लस 2y1 प्लस 2z1 इज इक्वल टू 34। तो ये क्यों नहीं बना रहे थे, खुद से बना रहे थे तो बताया क्यों नहीं। ये आया कि नहीं इक्वेशन सबका। हाँ सब जल्दी करो, यहां तक हो गया। इसके बाद सोचना है कि हम x1 y1 z1 कैसे निकालें। फिगर और सारी डिटेल्स आपके सामने, बस आपको सोचना है। मैं बता दूंगा 1 सेकंड में, लेकिन मैं चाहता हूं आप खुद सोचो और ट्राई करो। x1 y1 z1 की वैल्यू आपको चाहिए, तो आप देखो कि x1 y1 z1 कहां पर आ रहा है, कहां पर लाई कर रहा है, वो CD वाली लाइन पे। तो वो जो पॉइंट है वो CD वाली लाइन का पॉइंट है। तो CD वाली इक्वेशन से भी तो हम उस पॉइंट को निकाल सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो CD वाली जो इक्वेशन बनी थी उसको इज इक्वल टू क्या कर देंगे, लैम्डा। और इससे जो एक्स वाई जेड मिलेगा वो किस टर्म्स में मिलेगा, लैम्डा के। ठीक है, तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 लैम्डा प्लस 1, -2 लैम्डा प्लस 1। y की वैल्यू कितनी आएगी, -4 लैम्डा प्लस 2। और z की वैल्यू कितनी आएगी, -4 लैम्डा प्लस 5। क्या ये क्लियर। अब ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें मिली है, हम इसे यहां x1 y1 और z1 की जगह पे पुट कर देंगे। पुट करो और जिससे आपको क्या मिलेगा, लैम्डा मिलेगा, लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। और उस लैम्डा को जब यहां डालोगे तो आपको वो पॉइंट मिलेगा। तो जल्दी से पुट करो, लैम्डा कैलकुलेट करके बताओ। खुशबू पीहू कहां गायब है। बताओ जल्दी, लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है। अंशिका लैम्डा की वैल्यू निकली। और किसी का, मेरा भी ऐसे ही क्यों आ रहा है। सबका यही आ रहा है क्या। मैं सोच रहा था कुछ इंटीजर वाला नंबर आएगा, बट ऐसा नहीं आ रहा है।
चलो ठीक है, जो भी है लैम्डा को इसमें पुट करेंगे। हमने कहीं कुछ कैलकुलेशन में गलती तो नहीं की है ना? नहीं सर, चलो ठीक है, तो फाइनली लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। इसको कंप्लीट करो एक बार। मैं इसका आंसर वेरीफाई करता हूँ तब तक। ये क्वेश्चन नंबर 34 लिखा था क्या ऊपर? हाँ सही है बिल्कुल। लैम्डा की वैल्यू मतलब जो 37/9 आ रहा है, लेकिन इसमें तो यार लैम्डा की वैल्यू 37/9 आ रही है। अगर अगर ये मान लो प्लस हो जाता तो कितना हो जाता ये 39 49/18, तब भी तो नहीं आता। लैम्डा 37/9। एक मिनट ना, सॉरी, एक जस्ट अ सेकेंड। हो सकता है लैम्डा अलग आए लेकिन फाइनल कोऑर्डिनेट सेम आने चाहिए, है ना? लैम्डा की वैल्यू से वो डिसाइड नहीं होता। लैम्डा की वैल्यू एक्स पे रखो, यहाँ एक्स की वैल्यू 28/9 आ रही है। एक्स की वैल्यू वही आ रही है ना? हाँ तो सही है हमारा। ठीक है, क्योंकि लैम्डा अलग क्यों आ सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट आगे पीछे ले लिए ना। एक्स वाई जेड की वैल्यू जो आएगी 28/9, 56/9 और 83/9 आएगी। 28/9, 56/9 और 83/9। कई बार क्या होता है, ऐसे नंबर्स आते हैं ना आंसर में, तो कंफ्यूजन हो जाता है। ईशान क्या डाउट है? हो गया पक्का? हटा दो फिर इसको मैं। एक्स वाई लैम्डा की वैल्यू यहां पर डाल के एक्स वाई जेड निकालना है। आई थिंक ये कर लोगे सब तुम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इधर पे ध्यान देना एक मिनट सारे बच्चे। ये क्वेश्चन नंबर 36 जो तुम लोगों को दिख रहा है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। लेकिन आ गया तो मैं एक चीज बता देता हूं कि इस क्वेश्चन के आने का बहुत ज्यादा चांस है। ये रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, बस एक चीज बता देता हूं। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो क्या करते हैं, किसी को पता है? सबको ऐड करके इज इक्वल टू क्या करना होता है? 1 होता है। सारी प्रोबेबिलिटी का सम कितना आता है? 1। बाकी हम बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, ये आपको बताना है। ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया, मान लो जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? p, q, r। क्या ये क्लियर है सबको? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ना इमेजिन करना, या ऐसे इमेजिन करना 2D में थोड़ा सा मुश्किल है। मान लो ये है y एक्सिस, सपोज नहीं, इसको x ले लेते हैं। मान लो ये है x एक्सिस, ये क्या है? y एक्सिस, और ये क्या है? z एक्सिस। पॉइंट यहां पर है। अब अगर आपको y एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए तो ये डिस्टेंस होगा कि नहीं, है ना? तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे? एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, जिसके लिए पहले ये वाला डिस्टेंस निकालोगे, जो किससे डिस्टेंस होगा? जो नीचे वाले प्लेन से, जिसका क्या नाम है? एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन से इसका डिस्टेंस कैसे मिलता है? जेड कोऑर्डिनेट से। समझ में आया कि नहीं? ये चीज जो हाइट है उसका जेड कोऑर्डिनेट हो गया। क्या ये क्लियर हो गया? फिर दूसरा ये वाला डिस्टेंस निकालोगे। ये वाला डिस्टेंस मतलब ये कौन सा प्लेन हो गया? वाई जेड प्लेन।
तो वाईजेड प्लेन से डिस्टेंस कैसे मिलता है? एक्स कोऑर्डिनेट से। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये राइट एंगल ट्राइंगल जो बनेगा उसका बेस जो होगा वो कितना आ गया यहाँ पर? आर। बेस कितना आ गया? पी। और परपेंडिकुलर कितना आ गया? आर। और आपको क्या निकालना है उसका? हाइपोटेनियस। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या ये क्लियर है? तो जो ऐसा डायरेक्टली इतना इजी लग रहा था वैसा नहीं है ये, आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी। और इनफैक्ट ये क्वेश्चन जो है ना क्लास 11 के लेवल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास 11 में जो 3D आते थे ना उस तरह का क्वेश्चन है। अच्छा एक सेकेंड, मान लो अगर आपसे ये पूछा होता कि इस पॉइंट का एक्स वाई प्लेन से कितना डिस्टेंस है? एक्स वाई प्लेन मतलब ये फ्लोर है, एक्स वाई प्लेन से कितना डिस्टेंस है? तो उसकी जो हाइट है, उसकी हाइट मतलब क्या है? जेड कोऑर्डिनेट। समझ में आए? तो ये हम 3D में पढ़ते थे, किसी भी पॉइंट का एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस उसका क्या देता है? जेड कोऑर्डिनेट। वाईजेड प्लेन से डिस्टेंस क्या देता है उसका? एक्स कोऑर्डिनेट। समझ में आया ये चीज? तो ये कंसेप्ट अप्लाई हो सकते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the direction cosines of a line are this then the value of a। डायरेक्शन कोसाइन किसको बोलते हैं? एलएमएन। तो यहां पर आपको एलएमएन की वैल्यू दी हुई है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है एलएमएन की? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है? 1। तो वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 3 अपॉन ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस रूट 3। उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। समझ में आया सबको ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये सॉल्व करो तुम लोग दोनों क्वेश्चंस। तो वैभव इसी टाइप का क्वेश्चन पिछली क्लास में डिस्कस किया था। वेक्टर ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज लाइंस। ये कितने बच्चों से बन जाएगा? तेरे से हो जाएगा? नहीं बनेगा? तेरे से बन जाएगा? ओके। और किसी से? अनन्या हो जाएगा? हाँ हाँ, तो कार्टेशियन निकाल लोगे या जो भी है निकाल सकते हो। वेक्टर इक्वेशन में क्या है? फर्स्ट वाला बन जाएगा? हाँ तो फर्स्ट वाला बना। और किससे फर्स्ट बनेगा? तो बना। और तेरे से क्यों नहीं बन रहा है लक्ष्य? नीरज बन जाएगा, बता कैसे बनेगा? A1 B1 C1 A2 B2 C2, फिर क्या करेंगे? नहीं। और कोई? हाँ तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। इधर देखो पहले, ये जो है इससे आपको वेक्टर B1 मिलेगा। वेक्टर B1 क्या आ जाएगा? I प्लस 2J प्लस 3K। समझ में आया? इससे आपको वेक्टर B2 मिलेगा। वेक्टर B2 ये क्या आ जाएगा? -3I प्लस 2J प्लस 5K। क्या ये क्लियर? अब आपको जो लाइन की इक्वेशन निकालनी है, क्या आपने ये वर्ड पढ़ा? वो लाइन क्या है? दोनों के परपेंडिकुलर। तो एक लाइन ये है, दूसरी ये, दोनों के परपेंडिकुलर वाली लाइन का डायरेक्शन कैसे निकलेगा? इनके क्रॉस प्रोडक्ट से। तो आप यहां पर क्या निकालोगे? B1 क्रॉस B2, और वो होगा आपका वेक्टर B। आपको जिस वेक्टर की इक्वेशन निकालनी वो वाले वेक्टर का डायरेक्शन। समझ में आ गया? और वेक्टर ए ऑलरेडी आपको गिवन है, तो यहां से वेक्टर ए गिवन है। वेक्टर ए क्या होता है? 2I प्लस J प्लस 3K। और सीधे सीधे वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट कर दो। वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। खत्म। जल्दी करो सॉल्व इसको। फिर जिसका आ गया ना वो सेकंड वाला ट्राई करना। मैं आंसर वेरीफाई करवाऊंगा ना।
हाँ, किसका किसका आ गया? ठीक है, क्या आ रहा है बताओ। हाँ बताओ अंशिका। और कोई? पूरा इक्वेशन में रखिए ये जो मैं लिख रहा हूं। देखो मैं बुक का आंसर बता रहा हूं, चेक करना किसका आ गया है ना। वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर ए तो सभी ने सही लिखा होगा, प्लस लैम्डा। वेक्टर बी की जगह पे आएगा 2i माइनस 7j प्लस 4k। ये देखो किसका आया है, वो 2 कॉमन निकल रहा होगा, हो सकता है उसके फाइनली ही आएगा। क्या हुआ, नहीं है ऐश्वर्या? हाँ कॉमन निकालोगे तो आ जाएगा। हाँ ठीक है चलेगा, कॉमन नहीं निकालोगे तो भी चलेगा, ठीक है। हाँ तो भी चलेगा, सही आंसर। ये हो गया, क्या गलती किया? डिटर्मिनेंट। ओके चलो, ये नेक्स्ट पार्ट ट्राई किया क्या? अरे हो गया, अब अगला अगला पार्ट देखो जल्दी, पार्ट बी। द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, the equation of line are this, write the direction cosine of the line। अच्छा ये बताओ, डायरेक्शन कोसाइन मतलब क्या होता है? LMN। और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? ABC। तो ABC से LMN निकालना आता है ना? क्या है फॉर्मूला? हाँ अंशिका बताओ। हाँ खुशबू। हाँ A² प्लस B² प्लस C², और ये B अपॉन एंड C अपॉन। क्या ये क्लियर? तो पहले ABC डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्शन रेशियो लाइन का कैसे मिलता है बताओ? इक्वेशन से x माइनस x1 अपॉन a, ऐसा फॉर्म में रखते हैं। जो नीचे आता है वो क्या होता है उसका? डायरेक्शन रेशियो। हाँ अब बताओ, अब आपके पास इक्वेशन क्या उस फॉर्मेट में दिख रही है? नहीं सर, नहीं दिख रही है। तो आप क्या करो, पहले ना ये वाली जो टर्म है इसमें से निकालो 5 कॉमन, तो क्या बच जाएगा? ये x माइनस 3/5। क्या ये समझ में आया? अब ये 5 को भेज दो अपॉन में, तो x माइनस 3/5 अपॉन में क्या आ जाएगा? ये 1/5। क्या ये समझ में आया सबको मैंने क्या किया है? ताकि मैं इसको इस फॉर्मेट में अरेंज कर पाऊं। कौन सा फॉर्मेट? x माइनस x1 अपॉन a। ओके हाँ आयुष बता, वैसे ही सेकेंड वाले के लिए क्या होगा? क्या कॉमन निकलेगा? 15 कॉमन निकलेगा ना पहले। क्या बन जाएगा? ये y प्लस 7/15। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये जो 15 है ये नीचे जाके क्या हो जाएगा? 1/15, और ये हो जाएगा y प्लस 7/15। क्या ये क्लियर हो गया? फिर सिमिलर वे में थर्ड वाला लिखो जल्दी। तो यहां क्या कॉमन निकालना पड़ेगा? -10, ताकि ये हो जाएगा z माइनस 3/10। अब उसको अपॉन में भेज देंगे। तो अपॉन में जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1/10। हाँ आप दोनों पार्ट के आंसर दो, दोनों चीजों के आंसर दो जो क्वेश्चन में पूछा है। क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है? डायरेक्शन, कोसाइंस। एक्चुअली एक चीज बताओ, जो तुम लोग कर रहे हो ना उसके लिए और एक आसान चीज है। ABC इसे ले रहे हो क्या? और एक आसान चीज क्या है ना, आप क्या कर सकते हो, एक किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो जिससे और छोटा हो जाए। 30 से करना मेरे ख्याल से सबसे आसान है। इन सबको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 30 से।
30 से क्यों किया मल्टीप्लाई, एलसीएम लेना, एलसीएम इन तीनों का 30 आएगा ना, तो क्या हो जाएगा ये x माइनस 3/5 अपॉन कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू y प्लस 7/15 अपॉन कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा z माइनस 3/10 अपॉन कितना हो जाएगा 3। समझ में आया? वैसे करोगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन में फंस जाओगे, गलती कर दोगे। अब ऐसे करके अगर ये -3 होगा ना, मैं गलत लिख रहा हूं, अब इसे अगर ABC लेके बनाओगे तो ज्यादा आसान होगा। तो बताओ L की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 अपॉन रूट ओवर 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49 रूट 49 कितना होता है 7, तो ये आ जाएगा 6/7। M की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/7 और N की वैल्यू आ जाएगी -3/7। क्या ये समझ गए? अगर इसे लेके बनाते तो कितना टाइम लगता, 5 मिनट और एक्स्ट्रा लगता कम से कम, वो भी एक बार में सही बनता तो। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है ना, स्टिल कुछ चीज और पूछा है इसमें। क्या पूछा? कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट थ्रू इट पासेस, बता क्या है? करेक्ट। तो ये x माइनस x1 y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -7/15 और ये z1 की वैल्यू हो जाएगी 3/10। समझ में आ गया ना सबको? ये क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स के लिए पूछा था, लेकिन टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। हटा दो इसको फिर मैं। हाँ, L कैसे निकला? देख, L का फॉर्मूला होता है a अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। a b c कैसे निकला वो समझ में आया क्या तेरे को? इसको 30 से मल्टीप्लाई किया तो a b और c, तो a की जगह पे 6 आ गया, रूट ओवर 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 49 तो रूट 7। ठीक है, हटा दो अब मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसको सॉल्व करो। अब ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड ना, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है 35, ये मेरे ख्याल से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ये आपको शो करना है। कैसे शो करोगे? एंगल नहीं, नहीं तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि लाइन इंटरसेक्ट ना करे तो पैरेलल ही हो। अब इसको करने का ना अलग अलग तरीका है। पहले हम ये चेक करते कि ये दोनों लाइन पैरेलल है क्या, पैरेलल है क्या बताओ। कैसे पता चलता है? A1 बाय A2 B1 बाय B2 सेम नहीं है, मतलब पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है और प्रूव करना है कि ये नॉन इंटरसेक्टिंग है, मतलब दोनों लाइन कैसी है, स्क्यू लाइंस है। तो हम दोनों के बीच का क्या निकाल लेते हैं, डिस्टेंस। अगर वो डिस्टेंस 0 नहीं आया मतलब दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं। सिंपल सा, नहीं समझ में आया कि नहीं सबको ये? तो दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए आपको 4 चीजें पता होनी चाहिए, वेक्टर A1, वेक्टर B1, वेक्टर A2, वेक्टर B2। क्या ये सभी निकाल लेते हैं? कैसे निकालते हैं ये पता है सबको? हाँ, तो वेक्टर A1, चलो बोलो, जिनको पता है बोलो जल्दी, क्या होगा वेक्टर A1? नहीं पता? बोलो ना जल्दी। आई कैप माइनस जे प्लस के, करेक्ट। वेक्टर B1 बताओ क्या होगा? 3i कैप प्लस 5k कैप। क्लियर सबको ये? हाँ, फिर उसके दूसरा वाला -2i प्लस जे माइनस के, फिर उसके बाद 4i प्लस 3j माइनस 2k। ये क्लियर सबको? पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लेना है, फिर क्या करना है, अगला काम क्या है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ? डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2।
अब देखो ये सब तुमको पता है, ये सब पता है, इसका पूरा सॉल्यूशन पता है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि इसको छोड़ देते। ऐसा हो सकता है कि नहीं? क्योंकि तुम ये नहीं समझ पाते कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो वो चीज ना मैं नहीं सिखा पाऊंगा, वो चीज तुम लोगों को तुम्हारा एक्सपीरियंस सिखाएगा। जब तुम लोग ऐसे क्वेश्चंस ट्राई करोगे बहुत सारे, तब नई नई चीजें पता चलेंगी। तो पहले B1 क्रॉस B2 चाहिए, फटाफट निकाल के बताओ क्या रहा है B1 क्रॉस B2। आया किसी का? -4 -15 -19 आई, -6 +20 +26 J, 9 -8 4 +K। क्या ये आ गया B1 क्रॉस B2? अब उसके बाद नेक्स्ट चाहिए वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, -3I +2J -2K। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है दोनों कैलकुलेशन में? अब डॉट चाहिए इन दोनों का, तो वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 डॉट A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 19 थ्रीजा कितना होता है 57, 26 टूजा हाँ 52, और ये हो जाएगा -2। तो फाइनली ये आएगा 107। क्या ये आया सबका? अब उसके बाद B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड √ओवर 19 स्क्वायर प्लस 2 26 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 19 स्क्वायर कितना होता है 361 प्लस 26 स्क्वायर 676 प्लस 1 एडिशन 8, 13 का 3 आ गया 1, 1038 यही आ रहा है क्या? खैर हमें इनसे मतलब नहीं है जो भी आए, बट अल्टीमेटली जो डिस्टेंस है दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0, that is not equals to 0, therefore two lines do not intersect each other। समझ में आ गया सबको? तो देखो इतना आसानी से 5 नंबर मिल जाता है कुछ कुछ क्वेश्चंस में, जबकि मुझे ऐसा लगा वो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन ज्यादा लेंदी था इससे। ठीक है, और ये दोनों सेम पेपर का क्वेश्चन है, ये भी बता दूं मैं। जो 2 मार्क्स वाला और ये जो 5 मार्क्स का है सेम पेपर का क्वेश्चन है, दोनों 2023 का है, और ये मेरे ख्याल से रायपुर रीजन का ही होगा। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, इसका पार्ट बी ऑप्शन। एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो दो लाइन के बीच के एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है? cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड। तो अब यहां चैलेंजिंग टास्क है कि वेक्टर B1 और वेक्टर B2 आइडेंटिफाई करना। लिखो, चलो लिखो क्या होगा वेक्टर B1 और वेक्टर B2। अच्छा ये बताओ 3D कैसा है, टफ है कि इजी है? मीडियम है? ऐश्वर्या टफ लग रहा है? देखा? क्योंकि देखो अभी से 3 साल पहले अगर मैं बच्चों से पूछता सबसे टफ उनको 3D लगता था।
क्योंकि सबसे टफ, इंटीग्रेशन से भी टफ, क्योंकि ना उस समय प्लेन बहुत सारी चीजें होती थी, अभी तो बहुत डिलीट कर दिया है, सिर्फ लाइन रखा है, हाँ? हाँ तो बताओ, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, पहले ये 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0, मान लो ये ले लेता हूं, फिर 2 को अपॉन में भेज दूंगा तो x माइनस 0 अपॉन 1/2। समझ में आ गया क्या किया मैंने? आप चाहो तो ये तरीका कर सकते हो, एक और तरीका है, वो भी बताओ क्या दूसरा तरीका? दूसरा तरीका ये है कि आप सीधे सीधे ना यहीं पर एक ऐसे नंबर से डिवाइड कर दो जो इन तीनों के कोफिशिएंट का एलसीएम है। तो जैसे ये क्या है 2, ये क्या है 3 और ये क्या है 1, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 6। तो डायरेक्टली आप इन तीनों को किससे डिवाइड कर दो, 6 से। तो ये कितना हो जाएगा x/3, ये कितना हो जाएगा y/2 और ये कितना हो जाएगा z/-6। समझ में आया कि नहीं? ये मेरे ख्याल से ज्यादा आसान लगा होगा तुमको। क्या ये क्लियर है? क्योंकि अल्टीमेटली मुझे एक्स वाई जेड तीनों का कोफिशिएंट क्या बनाना है, 1। ईशान बता क्या डाउट है तेरे को? क्लियर है? यही ट्रिक दूसरे वाले में भी लगाओ। किससे डिवाइड करेंगे? 24 से, इसको 24 से, इसको 24 से, इसको 24 से। तो ये कितना बन जाएगा, x/6 इज इक्वल्स टू y/-24 इज इक्वल्स टू z/-6। एक बार चेक करो, यहां तक क्लियर है क्या सबको? हाँ ऐश्वर्य कुछ पूछना? अच्छा लास्ट वाला 4 होगा, यस। तो यहां से मिल जाएगा वेक्टर a1, वेक्टर b1। तो वेक्टर b1 सॉरी ये 6 होगा, ये वाला 4 होगा, हाँ। तो पहले वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है? निकाला कि देख लिया? आया क्या सबका? ईशान क्या सोच रहा है? कुछ पूछना है तेरे को? अच्छा अभी टाइम है एग्जाम में। एसी ऑफ कर दूं क्या? नहीं रेगुलर टाइम पे ही, हाँ 6 रुपीज। 0 आ रहा है ना डॉट प्रोडक्ट? 0 आ रहा है डॉट प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दोनों लाइन परपेंडिकुलर एक दूसरे के। ओके, आज फिजिक्स क्लास सर थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा बोल रहे थे, बट पता नहीं कब तक आएंगे। ठीक है चलो, हाँ नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लो। अब देखो ये एक कोइंसिडेंस देखो यहां पर, ये क्वेश्चन जो है ना, ये वाला रायपुर रीजन में कितने मार्क्स का पूछा है? 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का है ना, 35 नंबर वाला क्वेश्चन। अब देखो ये वाले रीजन में ये 1 मार्क का पूछा है, सेम क्वेश्चन है, ऑब्जर्व करो। ये देखो ये है, और ये सेम क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछा है। समझ रहे? हो सकता है साउथ का होगा ये वाला। ठीक है, क्या ये क्लियर है सबको? तो फिर उसके दिए वाला क्वेश्चन तो बना लोगे ना? क्या ये एंगल गिवन है, अल्फा बीटा गामा गिवन है, क्या पूछा है क्वेश्चन में? डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब LMN पूछ रहा है। हाँ 5 नंबर के हिसाब से इजी था। ओके चलो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। ये वाला क्वेश्चन जो है ना 30 नंबर वाला क्वेश्चन, ये उसी तरह का बनेगा जो हमने वो पैरेललोग्राम बनाया था ना, उस टाइप का बनेगा। तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट से इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर बनेगा उसके फुट का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। ये ट्राई कर लोगे, सॉल्व कर लोगे ये वाला क्वेश्चन?
इसको करना। देखो अब हो गया आज की क्लास में ना 3D मैं यहीं पर खत्म करूंगा ना, तो खाली क्वेश्चंस एक बार देखते जाओ और उसके बाद अगर कोई ऐसा लगता है कि एकदम अननोन बनेगा ही नहीं वो पूछ लो, उसको बता देता हूँ। बाकी ये तुम लोगों को सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट जो जितनी 30 स्लाइड्स 28 स्लाइड्स है पूरा सॉल्व करना है। और कल फिर 9 से 10 में टेस्ट रखूंगा और आपको 3D और वेक्टर दोनों पढ़ के आना, अच्छे से देना है टेस्ट। ठीक है, कल नहीं परसों, सॉरी संडे को। क्यों? तो सुबह 9 बजे से कौन सा फेयरवेल? 12 बजे से है ना दोपहर की। ठीक, देख लो, अपनी अपनी प्रायोरिटी है बाकी। चलो नेक्स्ट। 1500 रुपए दे चुके हैं। यहाँ की फीस उससे ज्यादा है। हाँ चलो हो गया। इधर देख लो पहले। हाँ जस्ट अ सेकेंड, अभी कॉन्सेंट्रेट करो। यहां पर क्या दिया? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या है? नल वेक्टर। ठीक है, इवेलुएट म्यू इज इक्वल्स टू दिस ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, ये आपको फाइंड आउट करना है। और क्या दिया हुआ है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कैसे बनेगा? स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लेना है और आपको क्या हो जाएगा? राइट साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, समझ में आया? लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? 0। हाँ हाँ, ये वेक्टर का भी क्वेश्चन आ गया कुछ मिक्स, एनसीईआरटी में होगा। हाँ हो सकता है कि होंगे। फिर उसके बाद देखो पैरेललोग्राम गिवन है, उसके ये दो साइड्स गिवन है, पी क्यू पी एस ये गिवन है। मैग्नीट्यूड ये फालतू क्वेश्चन है, बन जाएगा ये तो। ठीक है, कोप्लेनर ये डिलीटेड है, इसको नहीं करना है। हाँ नहीं, ये एक्चुअली ना मिक्स्ड हो गया, कुछ दूसरे ईयर का भी क्वेश्चन आ गया। क्योंकि ना ये देख 23 वाले ईयर में ना 14 नंबर वाला क्वेश्चन 1 मार्क का एमसीक्यू होता था। ये 22 वाला क्वेश्चन पेपर भी मैंने ऐड किया था, तो इस कारण से आ गया होगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन, ये भी डिलीटेड है, नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, प्लेन तो डिलीटेड है, प्लेन को बिल्कुल मत करना, ये प्लेन है ना। कोप्लेनर, देखो कोप्लेनर मैं ये नहीं बोल सकता कि डिलीटेड है कि नहीं, एक बार कंफर्म कर लेना। ठीक है, कोप्लेनर का सिंपल तरीका होता है ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। लेकिन ये लाइन का है ना, 2 लाइन कोप्लेनर है, हाँ तो ये फिर डिलीटेड ही है। ठीक है, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन से एक बार चेक कर लो, ये स्क्यू लाइंस है या नहीं है, क्या करना है इस क्वेश्चन में? डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस अगर 0 आया तो स्क्यू लाइन है कि नहीं है? स्क्यू लाइन नहीं है। अगर डिस्टेंस नॉन 0 आया तो स्क्यू लाइंस है। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो परपेंडिकुलर, ये वाला बताओ तो क्या होगा इसका आंसर? फाइव यूनिट्स, जो हमने PQR वाला क्वेश्चन किया था ना, उसी तरीके से। जीरो नहीं है तो स्क्यू। हाँ पैरेलल भी है कि नहीं वो भी चेक करना हो, तो पैरेलल तो यहीं से देख के ही बता दोगे। फिर ये प्लेन वाला क्वेश्चन जो होगा उसको नहीं करना ना, ये प्लेन है। ठीक है, बाकी तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेना। कुछ डाउट होगा तो मुझे कल परसों तक पूछ लेना। अच्छा ये वाला एक, ये वाला क्वेश्चन देखो तो 25, the coordinate of the point where this line passes through these 2 points crosses a zx plane, ये शायद नहीं बना पाओगे। हाँ ये बना पाओगे क्या, एक बार बताओ। नहीं, ये zx प्लेन मतलब ये डिलीटेड नहीं है, इक्वेशन ऑफ प्लेन डिलीटेड है, ये लाइन का क्वेश्चन है।
तो सबसे पहले 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन जल्दी से बताओ क्या होगी इक्वेशन ऑफ लाइन? x माइनस x1 तो कितना हो जाएगा x+1 अपॉन x2 माइनस x1 तो कितना हो जाएगा 6, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 तो कितना हो जाएगा ये -3, z माइनस z1 तो ये हो जाएगा z+8 अपॉन z2 माइनस z1 तो ये कितना हो जाएगा 18। क्या ये समझ में आया? तो ये उस लाइन की इक्वेशन हो गई। अब फिर से इमेजिन करो ये कौन सा एक्सिस है x, ये कौन सा है y और ये है z। तो ये बताओ एग्जैक्ट प्लेन कौन सा होगा? ये वाला होगा एग्जैक्ट प्लेन। अगर कोई भी पॉइंट एग्जैक्ट प्लेन में आता है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो यहां पर इसका y कोऑर्डिनेट क्या कर देना? 0। तो अगर y की जगह 0 डालोगे तो ये पूरी वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1/3। 0 - 1 मतलब 1/3। तो x + 1/6 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/3। 3 1 जा 3 2 जा ये कटेगा, x + 1 इज इक्वल टू 2 और x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। समझ में आया ना? फिर वैसे ही इन दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या मिल जाएगा? z कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका? 0। तो ये क्लास 11th का जो कंसेप्ट होता था ना XYZ प्लेन वाला वो अप्लाई होगा। ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, ये शो करना है। तो कैसे शो करोगे इंटरसेक्टिंग लाइन से? डिस्टेंस क्या करना है? 0। वो उसको छोड़ देना, वो ये बस देख लेना, ठीक है? ओके चलो बाकी सब देख लेना। ये तो प्लेन वाला है कि लाइन वाला देख लेना उसको। कई प्लेन के क्वेश्चंस आ गए तो उसको हटा देना। लगभग हमने मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है? और फिर भी कुछ डाउट रह जाएगा तो कल मुझे बता देना, अदरवाइज परसों टेस्ट।